गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित मियाँ नसरुद्दीन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। शब्दों के आलोक में, ये इनकी रचना है जिसमें कृष्णा सोबती जी के ये विचार व्यक्त किए गए हैं कि समय और उसके रंग जो हैं वो किस प्रकार से पठन पाठन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 गुजरात, पश्चिम पंजाब, वर्तमान में अब ये स्थान पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इनके उपन्यासों के नाम हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। इसके अलावा इनके कहानी संग्रह हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हसमत और शब्दों के आलोक में, ये इनके संस्मरण संग्रह हैं। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी और हिंदी अकादमी का सलाखा सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता आदि अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। कहानी लेखन में वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना, कम लिखा जाए लेकिन अच्छा लिखा जाए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र भी दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। उनके नाम दिए गए हैं मित्रों, सहानी और हसमत। ये ऐसे पात्र हैं जो कृष्णा सोबती जी की रचनाओं में आते हैं और उन्हें कोई भुला नहीं पाता है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में आता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के द्वारा लिखा गया झूठा सच उपन्यास है, राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया आधा गांव और भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तमस उपन्यास, ये सभी भारत पाक विभाजन के ऊपर लिखे गए उपन्यास हैं। और इसी प्रकार से कृष्णा सोबती जी ने भी जिंदगी नामा जो उपन्यास लिखा है वो भारत पाक विभाजन की रूपरेखा को व्यक्त करने वाला है। आगे नेक्स्ट पेज पर है, संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत इनकी रचना है, संस्मरण संग्रह, उसी से यह पाठ लिया गया है। शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हम हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग, भाषा का प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, उर्दू के बागपन और पंजाबी की जिंदा दिली से युक्त है। ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में विद्यमान हैं। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का नाम है और इन्हीं पात्र के ऊपर यह पूरा पाठ लिखा गया है। शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। हम हसमत जो इनकी रचना है, संस्मरण संग्रह है, उसी से यह पाठ लिया गया है मियाँ नसीरुद्दीन। इसमें खानदानी नानबाई, खानदानी जो एक तरीके से खाना बनाने का कार्य करते हैं, रोटियां बनाने का जो कार्य करते हैं, उसको नानबाई बोला जा रहा है। मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र यहाँ पर खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं कि किस प्रकार से उनके ख़ानदान ने रोटी बनाने की कला में महारत हासिल की है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को, अपने काम को कला का दर्जा देते हैं और
करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। उनका मानना है कि काम करने से आता है और जितना हम किसी काम को करके देखेंगे उस काम को हम उतना ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। अब यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे लुत्फ़ उठाते उनके मसीही अंदाज का। मटिया महल जगह का नाम है। एक दिन लेखिका ऐसे ही घूमने के लिए उसकी तरफ चली गई थी, मटिया महल की तरफ। तो उन्होंने देखा कि नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन की वो दुकान के पास हैं और उनके बारे में वो जानना चाहती हैं। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठक गए। कुछ पल के लिए ठहर गए। सोचा कि सेवइयों की तैयारियां हो रही होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि यह तो ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है और मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मियाँ नसरुद्दीन मशहूर थे और उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था। हमने जो अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। मौसम की मार से उनका चेहरा पका हुआ था। उनकी आँखों में काइयाँ और भोलापन दिखाई दे रहा था। पेशानी पर, उनके मस्तक पर मंजे हुए कारीगर के तेवर दिखाई देते थे। उन्होंने हमें ग्राहक समझ कर के नज़र उठाई और हमसे पूछा, फरमाइए। हम झिझके। हमने कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, अगर आपको वक्त हो तो, लेखिका ने कहा। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से, इस तरीके से जैसे कोई ऐसा सेनापति हो जिसके नीचे 5000 सैनिक काम करते हों, 5000 सैनिक उसके आज्ञा का पालन करते हों, तो इस अंदाज में उन्होंने सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा अपनी बात को और आगे बढ़ाया। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हैं, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार वाले तरह तरह की बातों को खोजते रहते हैं और इस दुनिया के लोगों के सामने लाते रहते हैं। कहीं आप भी तो अखबार वाले नहीं हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला मानते हैं। ऐसा मियाँ नसरुद्दीन जी का मानना है। उनका मानना है कि अखबार जो बनाते हैं और अखबार जो पढ़ते हैं वो दोनों ही कहीं ना कहीं निठल्ले होते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। जो काम में लगा हुआ व्यक्ति है वह भला उसको इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि वह अखबार पढ़ने में अपना बहुत सा समय ज़ाया कर सके। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका से कहा। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, हमारी तरफ घूर कर देखा और फिर तरेर कर मस्तक पर एक तरीके से तरेर देकर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं जाएगा, अर्थात हम नानबाई हैं, ख़ानदानी नानबाई हैं और हमें यह काम सीखने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मियाँ नसरुद्दीन जी कहते हैं। क्या नगीना साज के पास जाएगा जो नगीने का काम करते हैं, क्या आईना साज के पास जाएगा या फिर मीना साज के पास जाएगा, किसके पास इस प्रकार का काम सीखने के लिए जाएगा, लेखक पूछते हैं। मियाँ नसरुद्दीन पूछते हैं लेखिका से। हाँ, रफूगर, रंगरेज या तेली तबोली किससे सीखने के लिए जाएंगे। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा है, मतलब अपने पिता से। हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो कुछ हमने सीखा वह अपने
बाप दादा का हुनर था और वही उनसे पाया। वालिद मरहूम अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि उठ जाने पर अर्थात उनकी मृत्यु हो जाने पर बैठे उन्हीं के ठिए पर उन्हीं के कार्य को हम करने लग गए। आपके वालिद, लेखिका उनके पिता के बारे में पूछने लग जाती हैं। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के लिए किसी भट्ठी में गुम हो गई, जैसे वो प्राचीन पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। लगा गहरी सोच में हैं, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने पिता की यादें आ गई हैं, अपने पिता का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया हो। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से। इस नाम से उनके पिता प्रसिद्ध थे और उनके वालिद, उनके भी पिता यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, ये उनके दादा का नाम है। आपको इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद हो? लेखिका पूछती हैं कि आपके दादा या आपके पिता ने कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी बात आपको बताई हो, कोई ऐसी शिक्षा आपको दी हो जो आप बताना चाहें। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मियाँ नसरुद्दीन मानते हैं कि केवल कह देने मात्र से कोई काम नहीं आता है, काम को करके सीखना पड़ता है, तब जा कर के वो काम हमें आता है। बजा फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा ही होगा, कुछ तो आपको समझाया होगा। इस काम में जब आपको लगाया गया, यह काम आपको सिखाया गया, तो आपके वालिद अर्थात पिता ने कुछ बातें तो आपको बताई होंगी इस काम के बारे में। लेखिका उन सब के बारे में जानना चाह रही थी कि उन्होंने यह जो 56 किस्म की रोटियां बनाने की महारत है वो किस प्रकार से हासिल की। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, अर्थात बीड़ी पी रहे थे वो, और फिर गला साफ करके बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है, अगर आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहती हैं ज़बरदस्ती, तो बता ही दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। अब अपनी उस बात को अलग ही अंदाज में मियाँ नसरुद्दीन व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से कोई भी काम जब हम सीखते हैं तो वह किस तरीके से एक क्रम वाइज सीखा जाता है। एकदम से सभी कार्य एक साथ से नहीं सीखे जा सकते हैं, उनसे जुड़े हर छोटे बड़े कार्य को धीरे धीरे सीखते हुए हम उसमें महारत हासिल करते हैं। इस बात को एक अलग अंदाज में मियाँ नसरुद्दीन लेखिका के सामने व्यक्त करते हैं। इस बीच उस्ताद को जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी उस बात को बीच में ही छोड़ करके, और मियाँ नसरुद्दीन सामने से गुजरने वाले मीर साहब को आवाज़ देते हैं, क्यों भाई मीर साहब, सुबह ने आना हुआ, पर क्यों? वो सुबह सुबह उनकी दुकान पर आते होंगे खाना लेने के लिए, रोटियां लेने के लिए, आज नहीं आए, इसलिए मियाँ नसरुद्दीन उसका कारण पूछते हैं। मियाँ साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। वो कहीं जल्दी में किसी काम से जा रहे होंगे, उन्होंने कहा कि वापस आते समय हम आपको बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे, लेखिका पूछती हैं। जैसे उसने कहा था कि एक पढ़ाई तो ये होती है, और दूसरी कहते कहते उन्होंने सामने रास्ते से गुजर रहे मीर साहब को आवाज़ देकर उस बात को बीच में ही काट दिया था, छोड़ दिया था। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि मानो वह कोई सुकरात हो। सुकरात के जैसे बहुत बड़े दार्शनिक थे, उसी तरीके से उसी अंदाज में वो अपना सिर हिलाते हैं। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न पक्की में बैठा, न दूसरी में जा बैठा, सीधा तीसरी में। अब हम पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का जिसमें वह बैठा ही नहीं, जिसकी उसने शिक्षा ही नहीं ली? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे,
पर वह हम ही पर दागते जा रहे थे। लेखिका को लगता था कि वो अपनी कला के बारे में, अपने हुनर के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताएंगे, लेकिन वो थे कि कहीं ना कहीं बातों को इस तरीके से घुमा फिरा करके व्यक्त करते हैं और लेखिका पर ही प्रश्न दागते चले जाते हैं। इस बार शाही नानबाई, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है, लेखिका ने कहा। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ नहीं है? लो साहिब, वो अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर में वो समझाते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या था। हम बर्तन धोना न सीखते, ऐसा नहीं था कि वो सीधी 56 किस्म की रोटियां एक साथ ही बनाने सीख गए। उसके लिए उन्होंने तरह तरह के कामों को करना सीखा। सबसे पहले कहते हैं कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा की सीख देना भी बहुत बड़ी चीज़ है। सिर हिलाया, साहिब माना। लेखिका उसकी बात को मानती हैं, सिर हिला देती हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन में जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है। उस प्रश्न को लेखिका बदल करके और फिर उनकी कला के बारे में ही जानना चाहती थी कि आप ख़ानदानी नानबाई का जिक्र आपने किया है, क्या यहाँ और भी ऐसे ख़ानदानी नानबाई हैं? मियाँ ने हमें घूर कर देखा और कहा, बहुत सारे ख़ानदानी नानबाई, बहुत सारे हैं पर ख़ानदानी नहीं हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। लेखिका ने क्या कहा कि क्या उनसे वह चीज़ बनी? क्यों नहीं बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लेखिका को लगा कि उनका आना कुछ रंग लाया चाहता है। ऐसी चीज़ के बारे में वो बताएंगे जो न तो आग से पके न पानी से बने। बेसब्री से लेखिका इंतज़ार करती है उनके उत्तर का, उस व्यंजन का, और पूछा, वह पकवान क्या है? कोई ख़ास चीज़ होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालेंगे, पकवान के बारे में बताएंगे कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई होगी हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए हमने टोका कि कहीं आप जो कहावत आपके द्वारा जो बात कही जा रही है वह सच्ची भी है या नहीं। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी आपने कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा कि आप ठीक फरमाते हैं। इसी बीच नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार दिया। मियाँ रहमत नाम है उनका, जो उनके सामने से गुजर रहे थे। इस वक्त किधर को? अरे वह लोंडिया नहीं आई रुमाली लेने। लड़की को कहा जा रहा है। रुमाली रोटी का एक प्रकार है कि उसकी लड़की रोज़ाना जो है रुमाली अर्थात रुमाली रोटी का एक प्रकार है वो लेने आती होगी। आज नहीं आई तो उसके बारे में वो पूछते हैं और मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, परेशानी उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली।
सो कुछ फुर्ती पा गए थे, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे। और उसमें भी अब क्या देर है, 70 के हो चुके हैं। और फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम अर्थात उनके पिता कूच कर गए थे 80 पर, यानी 80 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और क्या पता वह 80 साल तक भी पहुंच पाए या न पहुंच पाए। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही है। राजा महाराजाओं के दौरान जो शाही बावर्ची खाने में काम करते थे, खाना बनाने का, उनको बावर्ची बोला जाता था। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है, बताया जा चुका है कि उनके बुज़ुर्ग जो थे वो बादशाह सलामत के बावर्ची खाने में काम करते थे। हो तो चुकी है साहिब, लेखिका ने कहा, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे। सो क्या काफ़ी नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है? मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से पूछते हैं। हम खिसियानी हंसे हंसे शर्मिले होकर के एक तरीके से शर्मा करके बोले, काफ़ी तो है, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। अगर आप नाम बता देते कि किस राजा के यहाँ कार्य किया है तो हमें उसके समय का अंदाज़ा मिल जाता, क्योंकि सभी राजाओं के शासनकाल का जो समय है वो इतिहास में दर्ज है, अंकित है। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसते हैं जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ने, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत। जबकि ये तो एक राजा की विशेषताएं होती थी जो उसके नाम के सामने लगाई जाती थी। तो अब भी उन्होंने कहीं ना कहीं बादशाह का नाम तो नहीं बताया, बस केवल इतना ही कहा कि जहाँ पना बादशाह सलामत के यहाँ काम किया है। अब लेखिका खुद अपनी तरफ से पूछती है कि कौन से बादशाह सलामत थे, बहादुर शाह जफ़र थे क्या? अपनी तरफ से पूछती हैं। मियाँ ने खिंचकर कहा, फिर उलट पलट कर वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी टुकड़ा भेजना है, चिट्ठी रुपया भेजना है, जो डाकखाने वाले के लिए सही नाम पता होना ज़रूरी है, मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलान अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बबन मियाँ, जो उसके अपने कारीगर हैं जो उनके नीचे काम करते हैं। उन्होंने उनमें से किसी एक कारीगर को पुकार कर कहा, अरे ओ बबन मियाँ, भट्ठी तो सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बबन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से पूछा। उसे लगा कि कहीं हो सकता है ये जो काम करने वाले हैं, जिस प्रकार से वो ख़ानदानी नानबाई हैं उसी प्रकार से हो सकता है उनके अपने संतान बेटा हो, और जिस प्रकार से वह भी इस प्रकार से खाना बनाने का, नानबाई का कार्य सीख रहा हो, इसलिए वो उस बबन मियाँ के बारे में पूछती हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो बात को, जैसे एक तरीके से किसी बात को कहने का जो लहजा होता है वो एक अलग तरीके का होता है, और जब किसी से बात करने की रुचि नहीं होती है, कोई बातें नहीं बताना चाहते हैं, तो इस तरीके से रुखाई से उसका उत्तर दिया जाता है। और मियाँ नसरुद्दीन भी लेखिका से अब ऐसा ही व्यवहार करते हैं। रूखे स्वर में कहते हैं, अपने कारीगर हैं और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियों के बारे में पूछ लें। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस प्रसंग में लेखिका उनके बेटे और बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन अब लेखिका को लग रहा था कि मियाँ नसरुद्दीन अब उनसे और अधिक बातें करने और कुछ बताने के मन उनका नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस बात को और अधिक ज़्यादा देर तक किया जाए। लेखिका भी उस प्रसंग को अब छोड़ देना चाहती है जो उनके बेटा बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी। केवल इतना ही पूछा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं क्या, आपका हुक्म मानते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं?
खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ, पैसे देता हूँ। मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं 2 रुपये मन आटे के, एक मन में 40 किलो होते हैं, 40 किलो आटे के 2 रुपये देता हूँ और 40 किलो मैदा के मैं 4 रुपये इनको देता हूँ। ज़्यादातर भट्ठी पर कौन कौन सी रोटियाँ पकती हैं, लेखिका ने पूछा। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी, इस प्रसंग में और इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी मियाँ नसरुद्दीन की। लेकिन फिर भी जब लेखिका ने पूछा कि ज़्यादातर आप कौन कौन सी रोटियां बनाते हैं, क्योंकि वो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। फिर हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकर खानी, ये रोटियों के प्रकार बताए जा रहे हैं जो मियाँ नसरुद्दीन के द्वारा बनाई जाती थी या ज़्यादातर उनकी भट्टियों पर ये रोटियां बनती थीं। बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। और फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी जो रोटी की एक प्रकार है वह पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, पापड़ से भी पतली रोटी महीन है, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, कुछ पुरानी बातें उनके आंखों के सामने उभर आई, याद आ गई और एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। और उन्होंने कहा, जैसे पुरानी बातों को याद करते हुए, उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने और खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो इसके द्वारा कहीं ना कहीं मियाँ नसरुद्दीन के मन में ये भावनाएं भी हैं कि पहले लोग खाने को और खाना बनाने वाले को समय देते थे, सम्मान देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन आज लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो न खाने की कदर करते हैं न खाना बनाने वाले की कदर करते हैं। उनके पास इन सब के लिए अब कोई समय नहीं रह गया है। अब वो जैसे तैसे तंदूर से निकली हुई रोटियों को खाते हैं और हजम करके वहाँ से पैसे चुकाकर चले जाते हैं। आज खाने को और खाने बनाने वाले को कोई इतना अधिक महत्व नहीं देता है। तो इसमें लेखिका कृष्णा शोभती जी ने मियाँ नसरुद्दीन पात्र के बारे में बताया और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी कला के बारे में और किस प्रकार से वो अपनी कला को अपने काम को कला का दर्जा देते हैं, अपने काम को पूरा मन से करते हैं और बदलते समाज की प्रवृत्ति उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा और दुख देती हैं। ये सारी बातें इस पाठ में उभर कर के आई हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।